गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ऑल आर गुड। ध्यान रख रहे हो अपना, अपने फ्रेंड्स का, फैमिलीज का। फ्रेंड्स को सिर्फ ध्यान रखना है, उनके घर जाकर उनसे मिलना नहीं है, ठीक है? वरना पता लगा कोविड या कोरोना आपसे आके फ्रेंडशिप कर रहा है। तो इसलिए स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखिए, अपनी बैलेंस डाइट लीजिए, घर पे अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपके पास पढ़ाई करने के सिवा और कुछ है भी तो नहीं ना। सारा दिन आप लोग मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, टीवी नहीं देख सकते, सारा दिन गेम्स थोड़ी खेलोगे। तो पढ़ना भी तो है, तभी तो टाइम स्पेंड होगा। उससे आपको नॉलेज भी आएगी, ठीक है? आपका टाइम यूटिलाइज भी होगा बहुत अच्छे से, और घर वालों को भी आपकी शैतानी से थोड़ा आराम मिलेगा इतने आप पढ़ोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हमने द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ख़त्म कर लिया था। एंड इन टूडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्मॉग। आज हमें स्मॉग, अबाउट पॉल्यूटेंट्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ओके, सो यू मस्ट हैव सीन अ थिक फॉग लेयर। हम देखते हैं फॉग की एक थिक लेयर, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, स्पेशली सर्दियों में। इसको हम कोहरा कहते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? स्मॉग होता है। स्मॉग किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? स्मॉग प्लस फॉग। ये क्या होता है? काफ़ी खतरनाक होता है ट्रैफिक के लिए। इसमें एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, सबको पता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? जो आप, ठीक है, स्मोक और फॉग से मिलके बनते हैं, लेकिन स्मोक और फॉग में होता क्या है? नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये क्या करता है? सांस लेने में दिक्कत आने लगती है जिन लोगों को अस्थमा होता है, या कफ है, या विजिंग इन चिल्ड्रन। विजिंग मतलब छींक आना, या थोड़ा सर्दी जुकाम है, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, मैं आपको पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। वो वेस्ट जो गल नहीं सकता, जैसे आपने अगर पेपर पे पानी डाला, ठीक है, या आपने कुछ दिनों के लिए कागज़ को मिट्टी में दबा दिया, तो वो गल जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम पॉलीथीन ले लेते हैं, कोई प्लास्टिक ले लेते हैं, वो नहीं गलता। तो इस तरह का कूड़ा या इस तरह का वेस्ट जो टाइम के साथ साथ डिकम्पोज नहीं होता, नहीं गलता, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। वो वेस्ट जो टाइम के साथ साथ क्या होता है? पॉइजनस हो जाता है, जहरीला बन जाता है, ठीक है? दीज वेस्ट मटेरियल विच कांट बी, जो कि जिसको हम नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में नहीं बदल सकते, ठीक है? जो हमारे नेचर में बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उसको डिग्रेड, डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको मतलब गला नहीं सकते। वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस कौन कौन से हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम के कैंस हैं, एल्यूमिनियम के फॉइल्स हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो किस में आती हैं? हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। वो कौन से होते हैं? जस्ट वेट, वो कौन से होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? द वेस्ट दैट आर पॉइजनस बिफोर डिग्रेडेशन। वो वेस्ट जो गलने से पहले तो क्या होता है? हार्मफुल होता है, लेकिन गलने के बाद वो हार्मफुल नहीं होता, ठीक है? मतलब जो गल जाता है टाइम के साथ साथ, उसे हम क्या कहते हैं? और हमारे इन्वायरमेंट को भी वो हार्म नहीं करता। इस तरह का जो वेस्ट होता है उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सीरियस प्रॉब्लम अराइज व्हेन दीज स्टार्ट। बस प्रॉब्लम कब होती है? जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है कि उसको डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है? हार्मफुल बन जाता है। इस तरह का जो वेस्ट है उसे हम क्या कहते हैं? हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब बात आती है इंडोर एयर पॉल्यूशन की। घर में भी एयर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? हमारी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो कैसे एयर पॉल्यूशन करती हैं? आइए देखते हैं हम इसको कैसे करती हैं। मोस्ट ऑफ अस आर इग्नोरेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में मालूम नहीं है। ये किसकी वजह से होता है? हमारी डे टू डे यूजेबल आइटम्स की वजह से, जो हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये सब होता है। इट में भी ये किसकी वजह से हो सकता है? पेंट्स की वजह से हो सकता है, एरासोल्स, एसिड्स, क्लीनिंग, जो रेफ्रिजरेटर में गैस होती है उनकी वजह से हो सकता है, एयर कंडीशनर्स जो यूज़ करते हैं उनसे एयर पॉल्यूशन होता है, जो हम डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, स्प्रे हुआ, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स या कारपेट क्लीनर होते हैं, इन सब से भी इन्वायरमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है। और स्पेशली हमारी एयर सबसे ज़्यादा पोल्यूट होती है। ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। वो ऑब्जेक्ट जो रिसाइकल प्लास्टिक से बनते हैं, या तंबाकू, सिगरेट पीने से भी एयर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर वी शुड ऑल्सो बी वेयर केयरफुल। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम इंडोर एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं
जो इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या नुकसान है किसके, पॉल्यूशन के। लेट टेक मी द पेन। एसिड रेन, सबसे पहला आता है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन कौन सी रेन होती है, एसिड रेन एक ऐसी रेन है विच इज़ मेड मोर एसिडिक, जो नॉर्मल रेन से बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, जिसमें पॉल्यूटेंट्स या गंदगी मिक्स होती है। वो गंदगी कौन सी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की हो सकती है, और साथ में उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होती है। दिस एसिडिक ऑक्साइड्स एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में किससे जाती हैं, जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, जैसे लकड़ी जला रहे हैं या कोयल जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, तो तब ये सब गैसेस उनसे निकल के हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश के साथ नीचे आती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। दीज गैसेज आर अराइज फ्रॉम, ये गैसेज और कब भी अराइज हो सकती हैं, जब ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, वोल्केनिक एमिशंस होते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके फटने से भी ये गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में, हवा में फैल जाती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं फिर, जो पानी की बूंदें होती हैं हमारे मौसम में, जो नमी है उसमें मिक्स हो जाती हैं, और एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स, और एसिड्स बना लेती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। बात आती है एसिड रेन के नुकसान क्या हैं। एसिड रेन क्या करती है, हमारी बिल्डिंग्स को ख़राब कर देती है, जो स्टेचू वगैरह हैं वो ख़राब होने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको ताजमहल के बारे में बताया भी था। स्पेशली दोज मेड, स्पेशली जो मार्बल से या पत्थर से मिलके बनते हैं। द मार्बल डिजोल्व बाय एसिड, एसिड रेन जो है वो मार्बल को क्या कर देती है, डिजोल्व कर देती है, मतलब वो एक तरह से गलाना शुरू कर देती है आराम आराम से। ठीक है, एकदम नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर कहते हैं। मार्बल पे धीरे धीरे एक तरह का जंग लगने को क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर कहा जाता है। ओके, ये था हमारा किसके बारे में, हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। अब देखते हैं ताजमहल। देखिए ताजमहल का आ गया ना एग्जाम्पल। टेक मी द पेन। द ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है, हमारी कंट्री में है, आगरा में। ठीक है, विच इज़ अ हेरिटेज बिल्डिंग, ये क्या है, हेरिटेज बिल्डिंग है। हेरिटेज मतलब जो विरासत में मिली हुई है। एंड इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट, ये जो हमारी क्या है, टूरिस्ट है, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा भी एक तरह का मोन्यूमेंट है, अजूबा है। इज़ फेसिंग द थ्रेट, ये भी अब एक नुकसान से डरा हुआ है, ये भी इस नुकसान को फेस कर रहा है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। एसिडिक रेन में जो पोल्यूटेंट्स मिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे डैमेज कर रहे हैं। ब्यूटी बाय एसिडिक, उसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब होती जा रही है, या जो फैक्ट्रीज उसके साइड में हैं, उस आगरा में जो फैक्ट्रीज हैं वो भी उसे ख़राब कर रही हैं, जैसे कि रबर की फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स हैं। स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो वहाँ पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है आगरा में, वो क्या कर रही है, उससे सबसे ज़्यादा गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड रेन का कॉज बनती है। ठीक है, एक्सपर्ट हैव वांट दैट द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल हैज, एक्सपर्ट्स ने दावा किया है जो बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल था उस पर अब येलो पैचेस आने लगे हैं, मतलब पीले पीले निशान आने लगे हैं, या उसका रंग उड़ने लगा है। ठीक है, ऑल्सो द फ्यूम एमिटेड फ्रॉम चिमनी ऑफ मथुरा, जो मथुरा में जो रिफाइनरी है उसकी चिमनी से जो धुआं निकलता है वो भी उसके कोरोजन के लिए या मार्बल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर टाइमली स्टेप्स एंड, लेकिन टाइम के साथ साथ या समय समय पर उसके इसके अगेंस्ट या ताजमहल के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, किसके थ्रू, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ASI भी बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत कोशिश करती है कि जो उसकी ग्लोरी है वो कभी ख़राब ना हो और वो बनी रहे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसिड रेन या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन या एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में था। अब आगे देखते हैं हमें आगे क्या करना है। नाउ द नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, जो एसिड रेन है वो हमारी क्रॉप्स को, ट्रीज को भी बहुत डैमेज करती है। वो उनसे सारे मिनरल्स को क्या कर देती है, दूर ले जाती है पानी के साथ। ठीक है, जैसे कि उसमें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉइल में ये सब पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी के बहाव के कारण बह जाते हैं। इट डैमेज प्लांट्स बाय, ये प्लांट्स की जो ऐसी रेन होती है उससे उनकी लीव्स भी डैमेज हो जाती हैं, जो पहले येलो होती हैं और फिर झड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं। एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन द सॉइल, जो हमारी सॉइल में क्या है, एल्यूमिनियम आयंस हैं, वो बह के कहाँ पे आ जाते हैं, नदियों में आ जाते हैं, झरनों में और समुद्र में पहुँच जाते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। व्हेन एसिड रेन, जब एसिड रेन
फ्रेश वाटर लेक्स में, रिवर्स में या पॉन्ड्स में गिरती है तो वो उन्हें भी एसिडिक बना देती है। ठीक है, इट कॉज एक्सटेंसिव, ये जंगलों को, जंगली जानवरों को भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है। जो ओजोन लेयर है, अब ओजोन लेयर के बारे में देखते हैं। ओजोन एक गैस है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें हार्मफुल सनरेज से बचा के रखती है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे जो हमें बचाती है वो ओजोन लेयर है। अगर वो अर्थ पे आ जाती है तो उनसे स्किन कैंसर, आईज में कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, इट हैज़ नाउ बीन फाउंड द अमाउंट ऑफ ओजोन, लेकिन अब ये पाया गया है कि ओजोन की बहुत ज़्यादा अमाउंट क्या हो गई है, डिप्लीट हो गई है, डैमेज हो गई है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से। ओजोन होल हैव बीन डिस्कवर्ड, ओजोन, जो ओजोन होल है उसे कहाँ पे पाया गया है, एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्कल्स के ऊपर पाया गया है। ठीक है, द साइंटिस्ट आर वरीड दैट, साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं कि अगर ओजोन लेयर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो क्या होगा, जो हार्मफुल सनरेज हैं वो सीधी क्या होंगी, हमारी अर्थ पे आ सकती हैं, जो प्लांट्स को, ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा हार्म करेंगी। ये इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू समझ भी सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में एक तरह की गर्मी पैदा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, फ्यूल्स को जलाने की वजह से होता है, रेस्पिरेशन की वजह से होता है। ये क्या करती है, हमारे नेचुरल बैलेंस को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देती है। और इसे हम कैसे बचा सकते हैं, अगर जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं रहेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ CO2 इज़ इंक्रीजिंग, जो CO2 की अमाउंट है वो डे टू डे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देती है। सेम वही है जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ओके, अब बात आती है कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारी हाउस होल्ड की कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें यूज़ ना करें तो हम एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या होती है हमारी। अगर हम चूल्हा जो यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ ना करें, स्टोव को यूज़ ना करें। ठीक है, लकड़ी, कोयले, मिट्टी का तेल ये सब ना जलाएं। वी शुड शिफ्ट द स्मोकलेस, हम स्मोकलेस पे आ जाएं, जैसे कि हमारी LPG हुई, बायोगैस हुई, इन सब में धुआं नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हमें कागज़ नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, पेपर्स, ड्राई लीव्स, प्लास्टिक बैग्स ये सब जलाने नहीं चाहिए। वी शुड रिड्यूस द एयरसोल्स का यूज़, स्प्रे, डिटर्जेंट, वो डिओड्रेंट, परफ्यूम्स, इन सब का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ये था हमारा हाउ टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। बात आती है ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल्स यूज़ ऑफ, अगर ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कम से कम किया जाए या उनमें ऐसी गैस को फिल किया जाए जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें, जैसे कि CNG होती है। एज फार एज पॉसिबल लेड फ्री गैसेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, शुड बी यूज कार्स को चलाने के लिए, बसेज या ट्रक्स को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जगह CNG का इस्तेमाल किया जाए। कैटालाइटिक कन्वर्टर उनमें लगाया जाए। ठीक है, द कन्वर्टर कन्वर्ट्स द, जो कन्वर्टर होता है वो हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो हार्मलेस गैसेस बन जाती हैं। द व्हीकल शुड बी सब्जेक्टेड टू एयर पोल्यूशन। ओके, अब बात आती है पावर जनरेशन। देयर इज अ नीड फॉर यूजिंग द लेस पॉल्यूटिंग फॉर्म्स, यहाँ पे जो हमारे सोलर एनर्जी के जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे एनर्जी बनती है, वहाँ पे ऐसे पावर प्लांट्स लगाए जाएं जिनसे पॉल्यूशन ना हो। इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ी बड़ी चिमनीज हों, बहुत टॉल हो, जो मतलब जिनका धुआं, जो स्मोक है वो सिर्फ ऊपर तक जाए, नीचे अर्थ सरफेस पे जल्दी से ना आए। माइल्स एंड फैक्ट्री शुड नॉट बी रन, जो हमारी माइल्स हैं, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें शहरों के बीच ना लगा के उन्हें कहीं बहुत दूर, पब्लिक प्लेसेस से दूर लगाना चाहिए। ओके, ये था हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें किसके बारे में करना है, वाटर पॉल्यूशन। नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट वाटर पॉल्यूशन। हमने हमारा एयर पॉल्यूशन ख़त्म कर लिया है, अब हमें क्या डिस्कस करना है, वाटर पॉल्यूशन करना है। वाटर हमारी एक बहुत बेसिक सी नीड है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं। ठीक है, पीने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे साफ़ हवा ज़रूरी है, ऐसे ही साफ़ पानी भी ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए। बट लेकिन ह्यूमंस की कई सारी एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, हमारे वाटर को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं।
वाटर पॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या हार्मफुल वेस्ट जो पानी की क्वालिटी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, उसी हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो हार्मफुल हो जाती है मैन के लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी। बात आती है कि ये वेस्ट किस तरह से हो सकते हैं या किस तरह के ये वेस्ट हैं जो पॉल्यूशन को करते हैं। देखते हैं चलिए। डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि जो घरों का घरों की गंदगी होती है, जो डोमेस्टिक जैसे सीवेज होता है, ठीक है, वो जाके नदियों में मिल जाता है, झरनों में, तालाब में जाके मिल जाता है, वो भी एक तरह का वेस्ट है। सोप्स का, साबुन का, सरफ का पानी घरों से में नालियों के थ्रू जाके किसी नदी में मिल जाए, वो उसे हार्म कर रहा है, ठीक है। इस तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर बात करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है आइए देखते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो किससे निकल के, इंडस्ट्रीज से निकल के अपना जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, साइनाइड, कैडमियम, लेड, मरकरी, इन सबको कहाँ मिक्स कर देता है, नदियों में मिक्स कर देता है। तो वो वहाँ की जितनी भी जीव जंतु हैं, जितनी भी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, वो सब मर जाती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स का वेस्ट हुआ, दवाइयाँ, सिरिंज, इंजेक्शंस वगैरह, ये भी इसकी वजह से भी बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, ये सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ओके, अब देखते हैं डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटाव। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इससे क्या हो रही है, जो वेजिटेशन है, जो बायो लाइफ है, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। द रेन वाटर गोज टू स्मॉल ड्रेन्स, जो पानी है बारिश का, वो ठहरने की बजाय क्या होता है, बह जाता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है। ये था हमारा किसके बारे में, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम आगे। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, थर्मल पॉल्यूशन की। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, कुछ हमारी फैक्ट्रीज हैं, सम फैक्ट्रीज हैं जो पावर जनरेट करती हैं, जो झरनों के या नदियों के पास होती हैं, तालाब के पास होती हैं, ठीक है, जिनसे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और वो उस हीट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कंटिन्यू उससे पानी को फ्लो कराते रहते हैं मशीन से, और फिर वो पानी जो है वो उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, फिर वो वापस से उसे नदियों में फ्लो करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी एक्वेटिक फॉर्म्स उस टेम्परेचर को, गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मर जाती हैं। ओनली द ऑर्गेनिज्म जो भी इतने गर्म पानी में सर्वाइव कर सकती हैं, सिर्फ वो ही जीती है, बाकी सब मर जाती हैं। ये था हमारा थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पे वाटर पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर रहता है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमारा इतना इनफ हो गया है, ठीक है। जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको बता दूंगी, आपको होमवर्क में क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।